एवरीबॉडी, मैं संजय कुमार हाजिर हूँ आपका अपना स्टडी चैनल लेकर के स्टडी 888। बड़ा ही अच्छा चैनल है, आप लोगों की ही सहयोग से ये बना है और आगे बढ़ रहा है और आप ही इस चैनल को आगे का रास्ता दिखा रहे हैं। देखिए, जितनी भी वीडियो हैं उनमें लाइक्स भी काफ़ी मिल रहे हैं, कमेंट्स भी ज़्यादा आ रहे हैं और मेरी वीडियो को देखा भी जा रहा है और आपके द्वारा जो सुझाव दिए गए हैं मैं उनका प्रयोग भी कर रहा हूं। धीरे धीरे मैं और भी जो है अच्छे जो बदलाव हैं वो कर रहा हूं। तो ज़्यादा लंबा कुछ ना कहते हुए हम इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। मैं पार्ट 2 लेकर के आया हूं ज्योग्राफी के पहले चैप्टर का 10th क्लास से। पहला पार्ट मैं पहले ही जो है आपको दे चुका हूं, जिसका आपको लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप इसमें से पहला पार्ट भी देख सकते हैं। तो देखिए, पहला जो हमारा आज का पॉइंट है वो है डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। तो जो रिसोर्सेज हैं उनका डेवलपमेंट कैसे होता है, कब होता है और कितना टाइम लेता है। तो रिसोर्सेज क्या है कि ये एक बहुत ही लंबी प्रक्रिया है। इसके तहत क्या है कि काफ़ी हजारों वर्ष पहले एक डिस्ट्रक्शन हुआ था, एक विनाश जो गतिविधि थी वो हुई थी, जिसकी वजह से जो फॉरेस्ट थे, एनिमल्स थे, वो सब क्या हो गए थे, दब गए थे। किस में दब गए थे? जमीन में। और उसकी वजह से क्या हुआ, कंप्रेस होकर के काफी वर्षों के बाद वो कंप्रेस हुए। कंप्रेस होने के बाद वे कन्वर्ट हो गए। किस में कन्वर्ट हुए? वो कार्बन में कन्वर्ट हुए। कार्बन में कन्वर्ट होते हुए जो फॉरेस्ट थे, ट्रीज थी, वो तो किस में कन्वर्ट हुए? वो कोल में कन्वर्ट होते चले गए। और जो एनिमल्स थे वो पेट्रोलियम में कन्वर्ट होते चले गए। इस तरह से हजारों वर्षों के बाद जो है रिसोर्सेज बनते हैं। और इसी तरह से मिट्टी की जो 1 सेंटीमीटर परत होती है, लेयर होती है, उस लेयर को बनने में भी हजारों वर्ष लग जाते हैं, सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। इसका जो कारण है वो अपक्षय और इरोजन दोनों प्रक्रियाएं होती हैं और इन प्रक्रियाओं के तहत मिट्टी का फॉर्मेशन होता है और इस मिट्टी के फॉर्मेशन में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। जिस मिट्टी को हम सेकंड में उखाड़ करके इधर से उधर फेंक देते हैं, उस मिट्टी को बनने में सैकड़ों वर्ष लगते हैं। तो देखिए, रिसोर्स प्लानिंग हमारे यहाँ जो है, रिसोर्स प्लानिंग क्या है, पूरे विश्व भर में रिसोर्स प्लानिंग को अपनाया गया है कि सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट है वो किया जाए। सस्टेनेबल का मतलब है सतत पोषणीय, यानी कि लगातार उसका इस्तेमाल तो किया जाए लेकिन उसको बनाकर भी रखा जाए। तो सतत पोषणीय जो है विकास किया जाए। तो सस्टेनेबल विकास करने के लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए हमें जो है गिव मोर टाइम फॉर फॉर्मेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो हमें जो है रिसोर्सेज को और बनने के लिए टाइम देना चाहिए और जो ओवर यूज हम कर रहे हैं रिसोर्सेज को, उसको स्टॉप किया जाना चाहिए और जितनी हमें ज़रूरत हो उसके अनुसार ही हमें रिसोर्स को इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम को हम ज़्यादा से ज़्यादा बचाने का प्रयास करेंगे तो हमारे लिए और आने वाली पीढ़ी के लिए बेटर है, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा जो है इस पृथ्वी पर 50 वर्ष के लगभग का जो पेट्रोल है वो इतना अवेलेबल है और इसके अलावा अभी तक कोई भी पेट्रोलियम संबंधी संभावनाएं वाला क्षेत्र हमें नहीं मिला है। तो इसी तरह से रियो डी जेनेरो में इस मैटर पर लेकर के एक समिट हुई थी, अर्थ समिट हुई थी 1992 में, 1992 में। ये समिट जो है बहुत सी समस्याओं को लेकर के हुई थी और वो समस्याएं थी ग्लोबल वार्मिंग और इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट कटिंग एंड डिग्रेडेशन ऑफ लैंड एंड इंडेंजर्ड स्पीसीज, वुल्नरेबल स्पीसीज। तो बहुत से ऐसे जो मुद्दे थे उनको लेकर के जो है चर्चा की गई थी और इसके तहत जो है ब्राजील में रियो डी जेनेरो में ये समिट हुई थी और इसमें 21 जो तथ्य थे, एजेंडा लेकर के चला गया था और ये मैंने आपको अभी अभी बताए हैं। तो इसमें इरिगेशन में जो वेस्ट होता है वाटर, उसको रोकने के उपाय बताए गए। इसमें ये भी बताया गया कि टोटल फिजिकल एरिया ऑफ एनी कंट्री, किसी भी देश
देश का जो पूरा फिजिकल एरिया है उसका 33% जो है वो फॉरेस्ट होना चाहिए, ये निर्धारित किया गया। और सभी कंट्रीज में जो वाइल्ड लाइफ है उसकी हंटिंग पर रोक लगाई गई और प्रावधान किया गया, आर्टिकल्स बनाए गए, लॉ बनाया गया। और फिर इसके बाद जो है जो इंडेंजर्ड स्पीसीज थी उनके लिए कंजर्वेशन फॉर्म किए गए और उनको सेव किया गया। इसी तरह से जो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज थे उनको प्लांट किया गया, प्लांटेशन किया। इसी तरह से जो है संसाधनों को बचाने का इसमें कार्यक्रम तय किया गया। फिर इसके बाद है रिसोर्सेज प्लानिंग इन इंडिया। रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया, अगला पॉइंट है हमारा कि भारत में जो रिसोर्स है उसको कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है, उसकी प्लानिंग। तो रिसोर्स प्लानिंग में हमारे कंट्रीज में जो है, हमारी कंट्री जो है ये बहुत अच्छे से प्लानिंग के तहत आगे बढ़ रही है। और बहुत से क्षेत्र में ई रिक्शा का प्रयोग किया जा रहा है। और इसी तरह से जो सोलर ऊर्जा है, जो सोलर एनर्जी है उसको यूटिलाइज किया जा रहा है, हाइड्रो पावर है उसको यूटिलाइज किया जा रहा है। इसी तरह से जो एयर एनर्जी है उसको यूटिलाइज किया जा रहा है, टाइड एनर्जी को भी यूटिलाइज किया जा रहा है। और हमारे देश में पूरा प्रयास किया जा रहा है कि पेट्रोलियम को रोका जाए, उसके यूज को थोड़ा कम किया जाए और उसको आगे और बढ़ने के लिए टाइम दिया जाए। इसी तरह से जो लैंड है उसके उपयोग में भी हमारे देश में काफ़ी जो सुधार किया गया है। जो नेचुरल फर्टिलाइजर है उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। और जो इरिगेशन है उसको ड्रिप जो मेथड है उसके द्वारा जो जल है उसको सेव किया जा रहा है। तो इसी तरह से जो है हमारे देश में सोर्स जो हैं, जितने भी रिसोर्स है उनकी प्लानिंग के तहत आगे बढ़ रहे हैं। प्लास्टिक का कम से कम प्रयोग किया जा रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा जो इको फ्रेंडली जो चीज़ें हैं उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये हमारे देश ने बहुत सा जो है प्रयास किया है कि हमारे जो संसाधन है, जो रिसोर्सेज है उनको बनाकर रखा जाए, क्योंकि हमारे संसाधनों का प्रयोग अंग्रेजों ने अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए काफ़ी लंबे समय तक किया है। फिर इसके बाद है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज यानी कि जो संसाधन हैं उनका संरक्षण। तो उनका संरक्षण कैसे करते हैं कि जैसे फ्यूचर के लिए उनको बचा कर रखा जाए और जहां उनका इस्तेमाल करने की बात हो तो बड़े ही समझदारी से सस्टेनेबल जो प्लानिंग है उसके तहत जो है उनका इस्तेमाल किया जाए। तो जो कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब है कि हमारे जितने भी स्पीसीज हैं जो इंडेंजर्ड हैं उनको सेव किया जाए और जो ट्री कटिंग हो रही है उसको भी रोका जाए, प्लांटेशन किया जाए। प्लांटेशन करने के साथ साथ फॉरेस्टिंग भी किया जाए, फॉरेस्ट को सेव किया जाए और हंटिंग को रोका जाए। और जो बर्ड हैं, बर्ड को भी जो है कंजर्वेशन के तौर पर उनको भी रेजिडेंस प्रोवाइड करवाए जाए। इसी तरह से कुछ कंजर्वेशन बनाए गए हैं, जो नेशनल कंजर्वेशन है एंड स्टेट लेवल का कंजर्वेशन है, उनका भी प्रयोग काफ़ी सराहनीय रहा है। और ये हमारे जो रिसोर्सेज हैं उनको संभालने का काम करते हैं। इसी तरह से लैंड रिसोर्स है। लैंड रिसोर्स इज ए बिग रिसोर्स फॉर अस इन आवर लाइफ। हमारी जिंदगी में जो जमीन का संसाधन है बहुत ही बढ़िया और बहुत ही बड़ा संसाधन है। इट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर ऑल लिविंग थिंग्स। लैंड जो है वो हम उस पर सारे कार्य करते हैं। वी लिव ऑन इट, वी स्लीप ऑन इट, वी प्लेइंग ऑन इट, वी डूइंग आवर वर्क्स ऑन इट, everything we do on it. The land is very, very, very useful. Land is habitats for every creatures, living things and non-living things. सभी के लिए जो है जमीन एक आवास का काम करती है और जो लैंड रिसोर्स है इसको बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी है, इसको बचा कर रखना चाहिए। हमारे देश में काफ़ी तरह से भूमि का प्रयोग किया जा रहा है।
तो इसी तरह से देखिए हमारा देश एक कृषि प्रधान देश रहा है, लेकिन अब भी जो है हमारे देश में कृषि काफ़ी बड़े स्तर पर की जा रही है और इसके तहत भूमि का प्रयोग भी अच्छे से हो रहा है। लेकिन कुछ वेस्ट भूमि है उनका अभी तक जो यूज है, यूटिलाइजेशन है, वो नहीं हो पाया है। तो धीरे धीरे उनकी ओर भी ध्यान हमारी गवर्नमेंट दे रही है। तो आगे देखिए लैंड यूटिलाइजेशन जो है, लैंड पर फॉरेस्ट अवेलेबल हैं और उनको जो है सस्टेनेबल रखना है और इसी तरह से लैंड जो है उस पर परमानेंट गेजिंग की जा रही है, पास्चरिंग होनी चाहिए। ये सभी जो है वहाँ यूटिलाइज किया जा रहा है हमारी जो लैंड है उसमें, और जो लैंड है उसमें इंडस्ट्री स्थापित की जा रही हैं। इसी तरह से लैंड का प्रयोग जो है हम गार्डनिंग के लिए भी करते हैं और कल्टीवेशन के लिए भी करते हैं। जो बेरन लैंड है एंड वेस्टेज जो लैंड है उसका भी प्रयोग जो है अब काफी बड़े स्तर पर हमारे देश में किया जा रहा है। तो यूटिलाइजेशन को देखें तो भूमि का यूटिलाइजेशन बड़े अच्छे से हमारे देश में अब शुरू हो चुका है। पैटर्न ऑफ लैंड यूज इन इंडिया, जो हमारे देश में पैटर्न है भूमि के इस्तेमाल का, तो वो क्या पैटर्न है तो देख लेते हैं हम। हमारे पास जो डाटा अवेलेबल है तो वो क्या है कि हमारा जो इंडिया का टोटल एरिया है वो है 32.8 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर है। तो इसीलिए जो है हम यहाँ जिक्र करेंगे 32,87,463 463 नहीं 263। तो इस तरह से जो है हमारा कुल एरिया है भारत की भूमि का, और इसके अनुसार हमारे देश में सभी तरह की इस तरह की लैंड मार्श या लैंड फॉर्म्स पाए जाते हैं, जैसे कि माउंटेन्स हैं, वैलीज हैं, प्लेन्स हैं, पठार्स हैं। इसी तरह से जो हैं जो भूमि है हमारे देश में प्रयोग की जा रही है। तो पैटर्न क्या है कि एग्रीकल्चर के लिए सबसे बड़ा हिस्सा हमारे देश की भूमि का प्रयोग किया जा रहा है और उसमें से कुछ हिस्सा जो है वो इंडस्ट्री के लिए प्रयोग किया जा रहा है और कुछ हिस्सा जो है वो हमारे माइनिंग के लिए भी जो है हमारे देश में लैंड का यूज हो रहा है। और लैंड यूज के हिसाब से देखा जाए तो हमारा देश काफी अच्छी दृष्टि से आगे है। तो लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स, तो उपाय बताने हैं। भू निम्नीकरण क्या है और उसके उपाय बताने हैं। तो भू निम्नीकरण यानी कि लैंड डिग्रेडेशन इज ए कंडीशन ऑफ दैट द लैंड बी वेरी लो क्वालिटी फॉर एग्रीकल्चर। तो लैंड का जो है बहुत ही लो क्वालिटी में हो जाना एग्रीकल्चर के लिए भू निम्नीकरण कहलाता है। और ये किस वजह से होता है? ये होता है ओवर इरिगेशन की वजह से, ये होता है मोर फर्टिलाइजेशन की वजह से, ये होता है मोर या ओवर ग्रेजिंग की वजह से, और ये होता है पास्चर जो लैंड है उसके डिस्ट्रक्शन की वजह से। तो बहुत से कारण हैं हमारे देश में और संसार भर में लैंड डिग्रेडेशन के लिए। लैंड डिग्रेडेशन को रोकने के लिए जो है स्ट्रिप प्लांटेशन करना चाहिए और उसके साथ ही जो लाइंस में ट्रीज लगाए जाते हैं रक्षक मेखला के लिए वो होना चाहिए, और ड्रिप जो इरिगेशन है वो सिस्टम को अपनाना चाहिए। इस तरह से हम लैंड डिग्रेडेशन को रोक प्रयास कर रहा हूँ। तो इसीलिए जो है आप अगली जो हमारा पार्ट आएगा इस चैप्टर का, उसमें हम इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे और 3 वीडियो में ये चैप्टर बिल्कुल फिनिश हो जाएगा और अच्छे से आप इस चैप्टर को लर्न कर पाएंगे। तो नमस्कार, जय हिंद।